गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज लेसन होगा हमारा हिंदी का 5वां, स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो पहले हम एकांकीकार जो है विष्णु प्रभाकर जी, उसका थोड़ा परिचय हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिनरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में, उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपके यानी कि लेखक का जो परिचय रहता है ना, वो हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या क्या बोलना है, क्या क्या उसने लिखा है, कैसा कैसा उसने लिखा है, सब कुछ हमको याद रखना पड़ता है। क्योंकि हमको कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लेखक ने कौन कौन से एकांकी लिखे, चलो कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो उसको बताने के लिए लेखक का परिचय हमें बहुत जरूरी है। आपने कहानी, उपन्यास, जीवन, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं से पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, देखो क्या है प्रमुख रचनाएं, उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचना है वो ढलती रात, स्वप्नमयी यानी कि वो एक उपन्यास है, संघर्ष के बाद यानी कि वो कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर या ये डॉक्टर क्या है उसका एक नाटक है, प्रकाश और परछाई, बाहर, एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह जो अशोक है उसमें से लिया गया है अशोक, जाने अनजाने, स्मरण और रेखाचित्र है, आवारा, मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम यानी कि अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, उसके देश के बारे में कितनी कितनी चेतनाएं हैं, वो सब इसमें दिखाया गया है। स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को आपकी यानी अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूति से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज और सरल है। उसकी जो एकांकी जो रचनाएं है ना, उसकी जो भाषा रहती है वो एकदम सरल और सीधी है। ये हमारी जो अभी हम जो जिसकी तैयारी करने के लिए हम यहाँ पे बैठे तो उसमें है प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ ना 1897 में लक्ष्मीबाई की त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि स्वतंत्रता लेने में सिर्फ पुरुषों का ही योगदान है, मगर इस एकांकी से हमको ऐसा भी बताया गया है कि उसमें स्त्रियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हुई। प्रस्तुत एकांकी पात्र में स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिसमें त्याग, तपस्या, बलिदान द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम, नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते। उसने अपना जो उसने मेहनत की है, ठीक है, स्वराज्य नहीं मिला तो ठीक है, मगर उसने प्रयत्न किया है और उसका एक आदर्श नमूना यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कोई भी हमको याद रखने के लिए ज़्यादातर इजी जो बनता है तो उसके वो पात्र होते हैं। तो पात्र में यहाँ पे हमें एक रंगमंच यहाँ पे खड़ा किया गया है और रंगमंच के यानी कि एक नाटक के रूप में हमको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो नाटक के जो पात्र रहते हैं, जैसे कि पहला पात्र है मुख्य पात्र यानी कि मेन पात्र जो बोलते हैं उसको, उसका है लक्ष्मीबाई। जो लक्ष्मीबाई हम सबको जानते हैं कि झांसी की रानी के नाम से हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अंदर से हमको इसमें से जो मुंदर जो है
उसकी एक सहेली है, बाद में जूही, वो भी उसकी सहेली है, जो ये स्वराज्य की नींव रखने के लिए वो लक्ष्मीबाई के साथ है। उसमें के बाद में जो रहता है पात्र वो तात्या, जो उसका एक सेनापति है तात्या। बाद में दूसरा पात्र है रघुनाथन राव, और तीसरा पात्र है यानी कि छठा पात्र है सेना नायक। ठीक है, ये 6 पात्र है। ये 6 पात्र के ऊपर पूरा रंगमंच यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पहला पात्र कौन सा बोला हमने? लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, तात्या, रघुनाथन, सेना नायक, इतने सारे पात्र हैं। तो सभी पात्र के आजू बाजू ही पूरी कहानी हमें दिखाई देती है। तो ये पात्र या हम याद रह गए तो यानी कि हमको पूरा स्वराज्य की नींव का जो पाठ है हमारे सामने, वो हमको पूरा हमारे माइंड में बैठ जाता है। यहाँ पे चालू करने से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक उत्तम पात्र है। हम सब उसको पहचानते हैं कि झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई कौन थी, सब हम उसको पहचानते हैं। उसका नाम आते ही श्रद्धा नतमस्तक हो जाती है। लक्ष्मीबाई के साथ उसकी अन्य वीरांगनाओं का चित्रण भी झलक दिखाई देता है। इसमें जो वीरांगना है, जो उसके साथ मिलकर उसने ये स्वराज्य की नींव रखने की जो कोशिश की है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बताया गया है। सचमुच इस एकांकी में जो मुख्य पात्र है, जो स्त्री पात्र है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसने। लक्ष्मीबाई बहुत यानी कि निराश हो गई थी। निराश क्यों हो गई थी उसके बारे में भी सोचना हमें जरूरी है। अभी हमें पाठ की शुरुआत नहीं की, उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि लक्ष्मीबाई बहुत निराश हो गई थी। निराश क्यों हुई थी? क्योंकि उसके जो राज्य है, उसके अंदर जो योद्धा है, योद्धा का नाम है राव साहेब, बांदा के नवाब रघुनाथन आदि विलास में डूबे हुए थे। वो भोग विलास में पड़ गए थे, सुख सुविधाओं में पड़ गए थे। उसको अपनी राज्य की कोई फिक्र नहीं थी। और राज्य के अंदर ऐसा हो गया कि सब भेदभाव, सभी तरह के भेदभाव उसमें हो गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई का जो सपना था कि स्वराज्य की नींव रखने का, वो सपना साकार नहीं हो रहा था। क्योंकि सभी जो सेनापति थे, तात्या थे, सभी अब भोग विलास में पड़ गए थे। उसके पास सिर्फ ग्वालियर का ही किला बचा था, बाकी सब वो हार गए थे अंग्रेजों के सामने। इसके अंदर 2 पात्र हमको दिए गए हैं, जूही और मुंदर। देखो, ये 2 पात्र हमको एकांकी जो प्रस्तुत किए ना यहाँ पे, उसके अंदर से ये 2 पात्र हमारे लिए मुख्य है, यानी कि मेन है। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है, यानी कि सहेलियां है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है। किसको चाहती है? तात्या, जो उसके सेनापति है, उसको चाहती है। और मुंदर जो है वो रघुनाथ राव जो है उसको चाहती है। वो एक अच्छी नर्तकी भी है, पर विलासियों यानी कि जो विलास में पड़े हुए उसके लिए वो मनोरंजन करना नहीं चाहती। जो अपने राज्य के बारे में सोचेंगे वो उसके लिए नृत्य कर सकती है, मगर जो भोग विलास में पड़े उसके लिए किसी भी तरह का नृत्य नहीं करना चाहती। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उससे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है, यानी कि अपना देश प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। जो दारू जो हम हथियार बोलते हैं ना, वो हथियारों को संभालने की, जो उसका जो मेन ठिकाना है, उसको संभालने की जिम्मेदारी लेती है। पेशवा की हार का दुख हो नहीं। रानी लक्ष्मीबाई ने जो दूसरा राज्य था पेशवा का, वो राज्य वो अंग्रेजों के साथ युद्ध होने के बाद वो पेशवा हार गया था। जब उसको रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा मैसेज आया कि पेशवा हार गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई दुखी नहीं हुई थी। कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था पेशवा को, एक समय ऐसा था कि पेशवा को ऐसा बोला था कि हम साथ मिलकर युद्ध करेंगे अंग्रेजों के सामने, कि जिसकी वजह से हम अपना राज्य
बचा सके, मगर उसने उस समय उसको उसका साथ नहीं दिया। इसकी वजह से पेशवा भी अपना राज्य हार गया था। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। जाओ, तलवार संभालो, नूपुर की जनकार के साथ तोपों की गर्जना होने दो। ठीक है। बाद में रानी की चिंता क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता क्या थी? रानी को लगता है कि उसके जीवन का अंतिम युद्ध है ये, जो ये युद्ध हो रहा है उसका जीवन का ये अंतिम युद्ध है। वो युद्ध को बिना युद्ध हारना नहीं चाहती। वो ऐसा चाहती है कि युद्ध करने के बाद अगर मैं अपना राज्य हार गई तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर क्या करना है, पहले युद्ध करना है, ऐसे ही हमको हार जाना नहीं है। एक दिन इसके अंदर एक पात्र है बाबा गंगादास। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई को एक दिन उसने भविष्यवाणी की थी उसके सामने। कैसी की थी? कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति भी अधिक महत्वपूर्ण है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी कि पहले उसको भूमि तैयार करनी पड़ती है कि कैसे अपने स्वराज्य को प्राप्त करना है। ऐसा राज बाबा गंगादास जी ने उसको बोला था। इसमें उसमें ये पात्र में नहीं लिखा है, मगर एक पात्र और भी है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर आपको समझाने की तो मैं पात्र की तरह ही बोलूँगा। पात्र क्या बोलता है, क्या कहता है, इस तरह से रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है, यानी कि जो नाटक है उसमें सामने पूरा दृश्य अंकित हो गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, यानी कि जो कैंप है, यानी कि युद्ध का जो कैंप है वो पास ही लगा है। महारानी लक्ष्मीबाई ने तंबू में एक भाग दिखाई देता है। तो रंगमंच का जो नाटक तैयार हो रहा है ना पीछे, पर्दे के पीछे, उसमें से हमको महारानी लक्ष्मीबाई का एक तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठते ही महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित, यानी कि बोलते हैं ना गुस्से से, उतावल से अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती से सैनिकों की वेशभूषा में। कैसी वेशभूषा में? सैनिकों की वेशभूषा में। लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। किससे बात करती है? जूही से बात करती है। ठीक है, जूही से बात करती है कि मेरे देखते देखते क्या हो गया। दोनों आती है। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई परंतु मंजिल है, किस पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। जो हम उसका राज्य है ना, झांसी, कालपी, ग्वालियर, कहाँ यानी कि कहाँ है, मंजिल पास आकर भी फिर से क्या होती है, दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु यानी कि परंतु दूसरे ही क्षण, यानी कि दूसरे ही समय में हिमालय उड़ जाता है, यानी कि होश उड़ जाता है, नींद उड़ जाती है मेरी, कि वो दूर चला जाता है। उसे पास करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उसने उनसे झुकती हूं तो नाविक सो जाता है। देखो जोही, उधर क्षितिज पर देखो, यानी कि उधर एक तरफ देखो कि कैसी लपताती हुई लपेटे उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम में मशगूल है, आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है, यानी कि पोते खुद आवेश में आ जाती है, मगर फिर मौन हो जाती है लक्ष्मीबाई। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, यानी कि कुछ बोलने की कोशिश करते तो महारानी फिर से बोल उठती, यानी कि लक्ष्मीबाई फिर से उठती बोलती है कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, झांसी अपने हाथ से निकल गई है। जूही से वो बात करती है सहसा, यानी कि तीव्र होकर, अपना आवाज थोड़ा और करते कि नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं
अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या हुआ, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। वो अपनी जो बातें हैं वो किससे करती है? जूही से। जूही से पूरी तरह से बातें करती है कि मैं अपना जो स्वराज्य है वो अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी किसी भी तरह। उसमें एक पात्र हमको बोला गया कि वो सब मशगूल है, जो उसके सेनापति है वो मशगूल है, मगर जूही से वो बात करते करते कहती है कि मैं अपना राज्य किसी भी तरह किसी को नहीं दूंगी। बाद में जूही बोलती है, कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर भी वह निराश कैसे हुई? आप गीता पढ़ती है तो गीता के एक सार के अंदर ऐसा है कि किसी भी चीज़ से हमें निराश नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मेहनत करते रहो, फल की आशा मत रखो, मगर मेहनत करते रहो तो आपको अपना फल अवश्य मिलेगा ही। इस उदाहरण से वो लक्ष्मीबाई को कहती है कि आप तो गीता पढ़ती है फिर भी निराश क्यों होती है, आप अकेली नहीं है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? मैंने बोला था ना पहले कि एक पात्र और है बाबा गंगादास, उसको रानी लक्ष्मीबाई ने भविष्य में पहले बोल दिया था कि क्या बोला था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रिय को छोड़कर जन सेवा नहीं बन सकते। ये जो छुआछूत है, ठीक है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, वो सब जब हो जाता ना तब हमारा समाज एक दूसरे से अलग पड़ जाता है, मगर ये सब निकलने के बाद हमारा समाज एक हो जाता है और हम किसी भी चीज़ से के सामने लड़ने की यानी कि ताकत हो जाती है। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यह किसने बोला था? बाबा गंगादास ने। बाद में जूही बोलती है, कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता, वह हमारा अधिकार है। किसी भी ये जूही अपनी रानी लक्ष्मीबाई को समझाने की कोशिश करती है कि हमको निराश नहीं होना है, हमें उसके लिए क्या करना है? भूमि तैयार करनी है। तो भूमि तैयार करेंगे ना, बाबा ने बोला था कि आप अपनी भूमि तैयार करो, किसी भी युद्ध के लिए पहले भूमि तैयार करनी पड़ती है। लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुरा कर, शाबाश मेरी कर्नल। किसको शाबाशी देती है? जूही को। तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। क्या बोलती है? जूही से साफ साफ बोलती है कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, यानी कि जो डिसिप्लिन जो रहता है वो डिसिप्लिन किसी भी तरह का नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? तुम जानती हो ना कि क्यों? कि इसलिए जूही कहती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासता से में डूबे हुए। तभी मुस्कुराता हुए मुंदर, यानी कि जो दूसरा पात्र है, जो स्त्री पात्र है मुंदर, वो प्रवेश करती है। कहाँ पे? जो स्टेज है उसके ऊपर। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासता में डूबे हैं? विलासता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। कौन कौन विलासता में डूबे हुए? अपने भोग विलासों में पड़ गए हैं। कौन कौन पड़ गए? मुंदर कहती है कि राव साहेब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या, वो लोग पढ़े, हमने ही पढ़े हैं। जूही कहती है सहसा होकर, यानी कि थोड़ा
घबरा कर, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। क्यों? उसको आप आगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुंदर कहती है मुस्कुराते हुए, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम करती थी, इसलिए मुंदर ने उसको ऐसा मजाक कर दिया मुस्कुराते, तुम तो उसका ही पक्ष लोगे ना, क्योंकि वो लोग विलास में डूबे हैं मगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। जूही दृढ़ स्वर में कहती है कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना नहीं जा सकता। जो सही है, जो सच है, वो किसी भी तरह छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी भी मानती हो ना। तो एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं, मुंदर और जूही एक दूसरे से बात हो रही है। जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती रहूंगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। उसको, तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, वो सही है, वो बात भी सही है, मगर मेरे पहला स्वामी है मेरी महारानी, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। महारानी से भी बढ़कर मैं अपने राज्य को, अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। जो दोनों में बात हो रही है मुंदर और जूही में, तो जूही साफ साफ बोलती है कि जो भोग विलास में पड़े है सरदार, तो उसको मैंने ठुकरा दिया है। ठीक है। बाद में मुंदर बोलती है शख्स का पर कर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू ही उन्हें रोकती क्यों नहीं हो। मुंदर जूही से बात करती है, जूही से बोलती है कि तू उसको अपना स्वामी मान चुकी है, वो तुम्हारा स्वामी है, तो फिर भी तू उसको रोकती क्यों नहीं हो। तब लक्ष्मीबाई बोलती है कि जूही मैं उन्हें रोका है मुंदर। जूही ने उन्हें रोका है, मुंदर से बोलती है वो लक्ष्मीबाई कि जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुला आए तो इसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था। जब राव साहब आए थे तात्या के सामने नाचने के लिए, जूही को बुलाने के लिए, तब जूही ने उसको मना कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, परंतु विलासता में डूबे हुए लोगों के लिए मैं किसी भी तरह का नाच नहीं करती। अपनी कला को किसी के गले की फांस नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते मैं उसको ठोकरा देती हूँ, उसको मैं ठोकर मारकर चली जाती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है दीर्घ निश्वास लेकर, यानी कि अपना श्वास ऊंचा थोड़ा खींच कर बोलती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या होती। जब जूही बोलती, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे आप आज्ञा दीजिए। जब मुंदर बोलती है और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, लक्ष्मीबाई को मुंदर भी कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ, तो उसको मैं ठोकर मार देती हूँ, क्योंकि वो लोग भोग विलास में पड़े हुए, तो मैं उसको भी मैं ठोकर मार देती हूँ। चलो इस सब चलकर उसकी नींद हराम कर दे। तो अब सब तीनों साथ में मिल गई है, मुंदर, लक्ष्मीबाई और जूही तीनों साथ में मिल गए हैं कि जो भोग विलास में पड़े हुए तात्या टोपे, राव साहब, बांदा के नवाब, उसको हम जगाए। ठीक है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती
कि हम दूसरे को किसी दृष्टि से देखते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में मेरा कुछ कहने से शंकाओं की घटाओं को भी गहरा नहीं उठा पाती। इस तरह से हम पूरी बात लक्ष्मीबाई और मुद्र की जो बातें हो रही है जूही के साथ, तीनों बातें कर रही है कि कोई भी चीज़ को हम ठुकरा देंगे, यानी कि हम अपने जो हमको जो प्रेम करते हैं उसको ठुकरा देंगे तो जो खाए वो बड़ी हो जाएगी, तो बाद में हम हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मुद्र कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करती है और उस अविश्वास के उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों के स्वर उठता है, यानी कि दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा सा तोपों का आवाज़ आ रहा है, यानी कि तोपें जो फूट रही है उसकी आवाज़ आ रही है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत ही उसको उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। क्यों? अब आगे बढ़ते हैं। जूही से रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि किसी भी तरह वो तात्या को खोज के निकाले। बाद में जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? रानी लक्ष्मीबाई कहती है उसको खोज निकालो। तो जूही उसको चैलेंज करती है कि क्या बात कर रही है रानी, उसको खोज नहीं सकती क्या? आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने के मूर्ति है, यानी कि वो पात्र वहाँ से स्टेज से निकल जाता है, वो दूसरा पात्र उसके अंदर प्रवेश करता है। तो दूसरा पात्र कौन है? रघुनाथन राव। तेजी से वो अपने अंदर यहाँ पे नाटक के पर्दे का स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। रघुनाथन, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है कि क्या हुआ रघुनाथन? उसको क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ? रघुनाथन राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप रही है, वो डर गई है। क्या पेशवा सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना की हार गई, ये अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जो रोज है, यानी कि जो अंग्रेजों का जो सेनापति है जनरल रोज, वो ग्वालियर की किला किसी भी तरह उसको नहीं मिल सकता। जाओ अपनी सेना को तैयार करो। रघुनाथन कहता है, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ, यानी कि आगे बढ़ने की आज्ञा देता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए ही आया था। वो वहाँ से अब चला जाता है। बाद में लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर बोलती है, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या जी है। तो तब उसके तात्या का उसमें प्रवेश होता है। अब तात्या और लक्ष्मीबाई के बीच की बातें हो रही है। लक्ष्मीबाई बोलती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़ गए? तात्या से वो कहती है कि आप यहाँ पे कैसे आ गए? तात्या बोलता है, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तो लक्ष्मीबाई कहती है व्यंग्य से, यानी कि उसको उकसाने के लिए बोलती है कि इससे बड़े सेनापति, इतने बड़े, यानी कि इतने बड़े सेनापति इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़े इस बात को, हम तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन तोपे की आवाज़ कैसी आ रही है? ये तोपे की जो आवाज़ आ रही है वो कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? वो लक्ष्मीबाई तात्या को क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटने अभी खत्म नहीं हुआ। जो जागीर बांटने की जो कोशिश हो रही है वो भी खत्म नहीं हुई। तात्या बोलता है, भाई साहब,
आपको इससे लज्जित करने का पूरा अधिकार है। आप मुझे किसी भी तरह लज्जित कर सकते हैं, मेरी बेइज्जती कर सकती है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती है। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, जो भोग विलास हो रहा है, जो मौज मस्ती हो रही है, उसकी खुशी में शायद ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए ही घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ना। वो तात्या को पूछ रही है कि जो श्रीखंड बन रहा है, जो लड्डुओ बन रहे हैं, उसमें कोई शक्कर यानी कि जो हम गुजराती में उसको खांड बोलते हैं, वो कमी तो नहीं हुई है वहाँ पे। जूही कहती है, सरदार इस बार इसको माफ़ कर दीजिए। किसको बोलती है? लक्ष्मीबाई को। तात्या व्यग्र होकर यानी कि गुस्से में आकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? मुझे कब तक आप इस तरह से उकसाती रहेगी? मुझे मेरे पे गुस्सा होती रहेगी। लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का उसमें बाद में मुद्दर का प्रवेश होता है। मुद्दर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्यों हो रहा है? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या से ये सब कुछ कह रही है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तब तात्या बोलता है, इसलिए तो मैं आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर ही चलूँगा। अब तात्या पूरा तरह से लक्ष्मीबाई के सामने झुक गया है और बोल रहा है कि आप जो भी योजना बनाएगी, जो भी ऐसी कि सेना लड़ने के लिए जो भी तैयारी करेंगी, मैं उसके साथ उसी तरह मैं चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपे की गर्जना होने दो। जो नाच नर्तक की जो नाच रही है ना, उसमें जो घुंघरों की जो आवाज़, उसके वो नूपुरों की आवाज़ होती है, उसको साइड में छोड़ दो और जिस तरह से नूपुरों की आवाज़ आ रही है उसी तरह से तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ कि राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत को झुकाना है। तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना है कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन से घेरे से निकाल कर ले जाना है। अगर हमें अपना स्वराज्य नहीं मिला, अगर हमारी जीत नहीं मिली, तो दुश्मनों के साथ लड़कर तुम्हें अपनी सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन से घेरे से निकाल कर लाना है। तात्या बोलता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है ये। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है कि मेरा जीवन का ये अंतिम युद्ध है, जीतो या हार मुझे किसी की बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, हमारी जो वीरता है वो किसी भी तरह कलंकित न हो पाए, उस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। तात्या कहता है, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। जो वीरता है ना वो आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकती। जो हमारा, जो गुजराती में बोलते हैं पड़छाया, उसको भी नहीं छू सकती। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, और वो उसको प्रणाम करता है और प्रणाम करके चला जाता है वहाँ से। अब आगे बढ़ते लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या। लक्ष्मीबाई भी तात्या को प्रणाम करती है। मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या वहाँ से अब चला जाता है। बाद में उसमें आती है मुंदर। मुंदर बोलती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। किससे बोलती है? लक्ष्मीबाई को बोलती है कि सरकार आज मैं आपके साथ ही रहूँगी। जूही बोलती है, और मैं अपना तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव को उसको बोल के सब अपने अपने स्थानों पे निकलता थे। पृष्ठभूमि से यह उद्घोष उभर कर आता है और मंच पर प्रकाश से धुंधलाते सबकी कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि से गीता पाठ का स्वर उठने लगता है। ये हमारा हुआ पूरा स्वराज्य की नींव का जो पाठ रहता है, जो पाठ है उसके बारे में हमने सब कुछ मैंने ऐसे कोशिश की है कि आपको कुछ समझ में आए ना आए, मगर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो आते हुए पात्र है, जो उसकी रचनाएं करते हैं, जो वो बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या क्या रंगभूमि है, किस बात की रंगभूमि तैयार हुई है, ये सब याद रखे तो आपको ये पाठ याद रखने में बहुत यानी कि बहुत आसानी हो जाएगी।